हेलो बच्चों, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और चैप्टर 1 कंप्लीट करने के बाद मैथ्स के हम लोग आज के वीडियो में उसके इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। और कई बार क्या होता है कि एनसीईआरटी बना लेने के बाद भी हमें ऑब्जेक्टिव बनाने में बड़ी दिक्कत होती है। तो सब्जेक्टिव तो एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस होते हैं तो बच्चे आसानी से बना लेते हैं, लघुतरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न। लेकिन ऑब्जेक्टिव तो एनसीईआरटी में दिया नहीं जाता है तो बच्चों को बनाने में काफ़ी दिक्कत होती है। इसलिए मैंने ऑब्जेक्टिव का एक छोटा सा वीडियो, क्योंकि आप जानते हैं 30 मिनट से ज़्यादा का वीडियो मैं बनाता नहीं हूँ, तो 30 मिनट में जितने क्वेश्चंस हम लोग आज कर पाएंगे उतना मैं करूँगा। और इसके बाद इसका पार्ट 2 और जरूरत पड़ी तो पार्ट 3 भी हम लोग करेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। मैंने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक जगह लिख लिया है और मैं उसको अलग पेज पे सॉल्व करूँगा। सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक समपूर्णांक किस रूप का होता है। तो आपको 1.1 पढ़ाते हुए मैंने बताया था कि जब भी आप किसी सम संख्या में 2 से भाग देते हैं, जैसे a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, तो यहाँ a हमारा जो है वो कोई संख्या होती है जिसमें b से भाग देते हैं। तो अगर कोई पूर्णांक सम पूर्णांक हो, यहाँ लिखा गया कि पूर्णांक सम पूर्णांक है, तो सम संख्या और 2 से यहाँ भाग लगाना है। तो जब सम संख्या में 2 से भाग देंगे तो ये शेषफल 1 आएगा कि शेषफल 0 आएगा, तो निश्चित रूप से शेषफल 0 आएगा। तो यह 2p के फॉर्म का होगा। 9th क्लास के बच्चों से जब पूछ रहा था तो उसमें अभिजीत और करण ये 2 बच्चे मुझे ये जवाब दे दिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप 10th के बच्चे आप आसानी से बना लेंगे कि किसी पूर्णांक p से प्रत्येक समपूर्णांक का रूप 2p होगा। क्यों? क्योंकि जब b का मान 2 होगा तो या तो 2q प्लस 1 के रूप का होगा, विषम होता तो 2q प्लस 1 होता, शेषफल 1 आता, लेकिन सम संख्या है तो यह शेषफल 0 आएगा, इसलिए 2p के रूप का होगा। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है। तो आपको प्राकृत संख्या मालूम है, 1 2 3 4 5 गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 से शुरू होता है, अनंत तक जाता है, तो सबसे छोटा कौन सा है, 1 है। तो आप 1 पे टिक कर लीजिए, ये सी नंबर, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन, अच्छा आप अपने मन में भी सोचते जाइए, √12 का परिमेयीकरण गुणांक है, आप बताइए कौन सा है √12 का परिमेयीकरण गुणांक। तो √12 में किस चीज से गुना करेंगे तो वह परिमेय संख्या बन जाएगा। तो आप जानते हैं कि रूट में फंसी हुई कोई भी संख्या अपरिमेय होती है। जैसे √9 लेकिन हो तो √9 को हम 3 गुना 3 लिख सकते हैं रूट के भीतर, तो इसका एक 3 बाहर आ जाएगा, 2 में से 1 बाहर आ जाता है, अब यह परिमेय संख्या हो जाएगा। तो √12 में हम किस चीज़ से गुना करेंगे तो वह परिमेय हो जाएगा। तो √12 में यदि हम √3 से कर देते हैं तो यह 12 तिया 36 हो जाएगा। √36 जब हो गया तो √36 को आप 6 गुना 6 लिख सकते हैं, तो ये 6 बाहर आ गया, तो निश्चित रूप से ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। पहला ही सही हो गया। अब मतलब जब ऑप्शन ए सही हो गया तो हम 2 3 4 पे क्या दिमाग लगाएं, आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, यदि 130 बराबर 15 गुना 8 जोड़ 10 हो और 15 बराबर 5 गुना 3 जोड़ 0 हो तो 130 और 15 का मौसा क्या होगा। देखो, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हमने सिखाया था कि अगर 130 और 15 का मौसा निकालना होगा तो पहले 15 से 130 में भाग लगाते हैं। अच्छा, अगर हमें इस सवाल पे दिमाग न लगा के नॉर्मल मौसा निकालना हो तो हम क्या करते हैं, 15 से 130 में भाग लगाते हैं, तो ये कितनी बार, 8 बार में 15 120 होता है, ठीक है, शायद देख लेना। तो अब यहाँ 10 आ गया, फिर 15 आएगा, तो 10 से कम 10 आएगा, फिर ये 5 आ गया, फिर ये 10 इधर आएगा, 5 दूना 10। जब शेषफल 0 आ जाए तो लास्ट में जिससे भाग देते हैं ये हमारा मौसा होता है। तो 130 और 15 का मौसा तो 5 होता है, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोगों ने लिखना सीखा था 130 बराबर 15 गुना 8 और जोड़ 10, और फिर अब 15 बराबर 10 गुना 1 जोड़ 5, फिर 10 बराबर 5 गुना 2 जोड़ 10, ऐसे ही लिखते हैं। तो ये हमें लिख के दिया है। यहाँ देखिए सवाल हमारा था कि 130 बराबर 15 गुना 8 जोड़ 10 दिया हुआ है, और लास्ट में 15 बराबर 5
गुना 3 जोड़ 0 दिया है, तो जब 0 शेषफल वाले चरण में b का मान 5 है तो HCF बराबर 5 हो जाएगा। ये हम यहाँ टिक कर लिए। ठीक है। अब 5वां क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से दो धनात्मक पूर्णांकों का डैश परिकलित करने की तकनीक है। अच्छा सॉरी, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो ठो धनात्मक पूर्णांक का क्या निकालते हैं? अभी तो मैंने बताया HCF निकालते हैं। और क्या निकालते हैं? HCF को मौसा कहा जाता है, तो मौसा निकालते हैं। ऑप्शन में था लसन निकालते हो कि मौसन निकालते हो कि भागफल निकालते हो कि शेषफल, तो मौसा निकालते हैं। अगला 6 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, कह रहा है एक अशून्य परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है? तो मैंने आपको जब प्रश्नावली पढ़ाया था तो बताया था कि रूट में कोई संख्या फंस जाए, जैसे रूट 3, तो यह रूट के भीतर है और अभाज्य संख्या है, बाहर भी नहीं निकल सकता है, तो यह परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कहलाता है। और अपरिमेय संख्या मैंने आपको बताया था ना कि बुरे बच्चों के संगत में रहने वाला ही बुरा होता है, तो उसी तरह अपरिमेय के संगत में कोई परिमेय भी आ जाए, जैसे इसमें 3 से गुना कर दो, तब ये भी अपरिमेय ही कहलाएगा। जैसे कोई रूट वाली संख्या उसमें 2 जो या कुछ भी 4 जोड़ दो, 5 जोड़ दो, 10 जोड़ दो, तो 4 तो परिमेय संख्या है, लेकिन अपरिमेय में जुड़ने के बाद यह भी अपरिमेय हो जाता है, यह पूरी संख्या अपरिमेय हो गई। तो अगर कोई अपरिमेय संख्या होगा उसमें कुछ जोड़ दो, घटा दो, गुना कर दो, भाग कर दो, वह अपरिमेय ही आएगा। तो यह कह रहा है कि एक अशून्य परिमेय, अशून्य क्यों कह दिया है? क्योंकि अगर 0 होगा तब तो वो 0 कर देगा सबको। जैसे मान लो रूट 3 में 0 से गुना कर दो तो आंसर तो 0 आ गया, और जब 0 आ गया तो 0 तो एक परिमेय संख्या है। तो इसी तरह एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय ही होगा। ठीक है। तो मैं सारा क्वेश्चन आपको एक बार स्क्रीन पर दिखाऊंगा कि आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना होगा, चाहे आप 1 से लेकर 5 तक ले लीजिए, सबको एक साथ देखना तो टफ होगा। तो आप 1 से लेकर 6 तक हम लोगों ने बना लिया है, 1 से 6 तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी धनात्मक पूर्णांक Q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। देखो, एक सम संख्या में सम संख्या से भाग दोगे तो शेषफल हमेशा सम ही आएगा। ये मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते हुए बताया था, खूब अच्छे से समझाया था। अगर आप नहीं देखे वो वीडियो तो 1.1 1.2 कंप्लीट करके आइए, 1.1 कंप्लीट कीजिए, उसमें ये बताया गया था। तो अगर मान लो कि 6 से हम भाग देंगे और विषम संख्या में भाग देंगे, तो विषम संख्या में क्योंकि यहाँ भी 6Q है, यहाँ भी 6Q है, 6Q है, तो ये सब 6 जो है संख्या, तो 6 से जब हम भाग देंगे तो अगर विषम संख्या होगा तो शेषफल हमेशा विषम आएगा। तो यहाँ शेषफल 0 आया है, यहाँ शेषफल 2 आया है, यहाँ वो 1 आया है और यहाँ 4 आया है, तो निश्चित रूप से 1 आएगा शेषफल, क्योंकि विषम संख्या में सम संख्या से भाग देते हैं तो शेषफल हमेशा विषम आता है। तो इस पे टिक कर लीजिए। अब यदि भाग एल्गोरिथम A बराबर BQ प्लस R में B का मान 4 हो, Q का मान 5 हो और R का मान 1 हो, तो A का मान क्या होगा? ये तो सबसे आसान क्वेश्चन। हमारा प्रमेय क्या कहता है? A बराबर BQ प्लस R। बचपन में पढ़े थे, भाज्य बराबर भागफल, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो हमें A का मान निकालना है। B का मान क्या दिया है? 4, Q का मान दे दिया है 5 और R का मान दे दिया है 1। तो 4 5 20 और 1 21, तो A का मान कितना आ गया? 21। देखो ऑप्शन में है, हाँ B नंबर है, टिक कर लो। अब तीसरा मतलब 9वां प्रश्न, एक वृत्ताकार पथ पर। अच्छा, ये तो क्वेश्चन हम लोग के NCERT में भी है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव में पूछा है। देखो, एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ते हैं और ये कई बार पूछा गया है। एक चक्कर लगाने में उन्हें 3 घंटे, 4 घंटे और 8 घंटे का समय लगता है। मतलब एक पथ है, मैंने ये समझाया था आपको वीडियो में, फिर से बताता हूँ। एक ही जगह से इस फील्ड में 3 धावक दौड़ते हैं। एक बेचारा दौड़ता है तो इसको 3 घंटा लगता है,
दूसरे धावक को 4 घंटा लगता है और तीसरे को 8 घंटा लगता है। जब भी इस तरह से कुछ निकालना होगा कि तीनों फिर कब मिलेंगे, तीनों कब मिलेंगे ये पता करना होगा, तो हमें इन तीनों का एलसीएम ज्ञात करना होगा। या ऐसे 2 धावक हों या 4 धावक, क्योंकि हम लोग के एनसीईआरटी में जो सवाल है उसमें तो 2 ही धावक थे, तो यहाँ 3 धावक है, तो 3 धावकों के लिए तीनों का एलसीएम निकालना होगा। तो 3, 4 और 8 का एलसीएम निकालो। निकाल दूँ क्या? 3, 4 और 8 यहाँ दिख रहा है स्क्रीन पे, शायद दिख ही रहा होगा। तो पहले 2 से करेंगे तो 3 तो 3 ही रहेगा, 2 दूना 4 और 2 चौके 8। फिर 2 से करेंगे तो फिर ये 3 तो बेचारा 3 ही रहेगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4 हो गया। अब देखो 2 दूना 4, 4 3 12, 12 दूना 24। कितने घंटे के बाद फिर दोनों मिलेंगे? सब मिलेंगे तीनों एक जगह, 24 घंटे के बाद मिलेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही है। अब अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए जो 16 से भी भाग लग जाए, 20 से भी भाग लग जाए और 2 से भी भाग लग जाए। तो पहले तो देखते हैं कि कौन कौन पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या समझते हो? पूर्ण वर्ग संख्या उसे कहते हैं जिसका पूरा पूरा कोई वर्गमूल निकल जाए। ठीक है, जैसे 4 का आप वर्गमूल निकालोगे तो यह 2 हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो अच्छे विद्यार्थियों का क्या गुण है? अच्छे विद्यार्थी के डेफिनेशन में एक ये चीज़ जोड़ दो कि आपको 1 से लेकर 30 तक सभी संख्याओं का वर्ग याद होना चाहिए। मतलब 1 का 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है और 30 का 900 होता है। तो 1 से लेकर 30 तक आपको याद रहना चाहिए। तो अगर आपको याद होगा तो आपको पता चल जाएगा कि 240 पूर्ण वर्ग है ही नहीं, तो ये तो गया पहले ही। 1600 इसमें पूर्ण वर्ग है, 1600 पूर्ण वर्ग है और 3600 पूर्ण वर्ग है। 1600 किसका होगा? 40 का होगा, क्यों नहीं होगा? 3600 का लोगे तो जब हम 60 में 60 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 60 में 60 से जब आप गुना करेंगे, यहाँ मैं कर रहा हूँ, तो 6 6 36 और ये 0 मिलकर 3600 हो जाएगा। तो 60 का स्क्वायर 3600 होगा और नहीं तो 16 का स्क्वायर। तो 40 में 40 से गुना करोगे तो 4 चौके 16 और 2 ठो 0 आ जाएगा। तो कह रहा है कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात की जो 16 से डिवाइड हो जाए, 20 से हो जाए और 2 से भी हो जाए। तो इसमें तो 2 ठो वर्ग संख्या हैं, 1600 और 3600। अब 1600 में देखना है, 1600 से भाग लग जाएगा, 20 से भी 1600 में लग जाएगा और 2 से भी लग जाएगा। तो हमारा ऑप्शन ये सही होगा। ठीक है, अब अच्छा सर ऑप्शन देख के क्वेश्चन बना रहे हैं। भैया ऑब्जेक्टिव में मतलब हमें ऐसा करना पड़ता है कुछ सवालों के लिए। तो आपको मैंने 1 से लेके और अभी 11वां क्वेश्चन में बताऊंगा, क्योंकि 1 से 6 का आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। ये 11वां जब बता दूंगा तो आप 1 से लेके 11 तक का ले लीजिएगा। ये कह रहा है कि 6x⁴ और y और 12xy का मौसा क्या होता है? मौसा मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ज़्यादा से ज़्यादा किस चीज़ से दोनों में भाग लग सकता है। तो 6 से यहाँ भी लेगा, यहाँ भी लेगा, तो 6 हो जाएगा एक हमारा। ठीक है, उसके बाद x⁴ यहाँ है, 1 ठो x यहाँ है, तो एक ही x से भाग लेगा दोनों में, क्योंकि इसमें तो 4 ठो से लग जाएगा, लेकिन यहाँ तो एक ही है तो जिसमें दोनों में लगना चाहिए। और 1 y यहाँ है, 1 y यहाँ है, तो 1 y यहाँ आ जाएगा, मतलब 6xy। तो यहाँ 6x² y है, 6x है, 6y है, 6xy। ये ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए आप इसके एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब लास्ट हम लोग 12 से लेके 15 तक के क्वेश्चन को अभी इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ये वीडियो थोड़ा छोटा होगा क्योंकि मुझे लेट हो गया वीडियो करने में। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 15 क्वेश्चन करेंगे क्योंकि मुझे आज काम स्टार्ट करने में बड़ा लेट हो गया है और 8 बजे मैं आप लोग का वीडियो अपलोड करता हूँ, लेकिन आज तो बहुत देर हो जाएगा, तो इसीलिए इस वीडियो में हम लोग 15 क्वेश्चन ही करेंगे, बाकी के आगे देखेंगे। तो ये अब हमारा 12वां क्वेश्चन है कि √10 गुना √15 किसके बराबर होता है। तो √10 में जब √15 से करोगे गुना, तो 10 में 15 से करोगे तो √150 आ जाएगा। और 150 का जब आप बाहर निकालेंगे, गुणनखंड करेंगे 150 का, तो सबसे पहले 2 से करोगे तो 75 आएगा,
फिर 3 से करोगे तो 25 आएगा, फिर 5 5 ऐसे आएगा ना। तो ये क्या आ गया, अंडर रूट 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5। अब आपको पता है कि वर्गमूल निकालने के लिए 2 ठो में से 1 ठो बाहर आ जाता है, लेकिन ये रूट के भीतर तो फंस गया 2 गुना 3, तो 2 3 6, मतलब 5 रूट 6 हमारा आंसर आएगा। तो ये कहाँ गया हमारा 5 रूट 6, हाँ यहाँ है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है ना। नंबर हमारा क्वेश्चन है 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर क्या मान होगा। तो 64 के वर्गमूल को ले लो, 64 वाले 64 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। 64 का वर्गमूल 8 होगा, वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट, तो 8 गुना 8 बराबर 64 होगा, तो इसीलिए 1 ठो 8 बाहर आ गया। फिर घनमूल 64 का क्या होगा, 4 होगा, 4 चौका 16 चौका 64, तो 4 होगा। तो कह रहा है कि 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर क्या मिलेगा, तो कर लो, 4 दूना 8 2 मिलेगा। ये बी नंबर ऑप्शन सही है। इसी तरह 14वां प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न ए और 18 का लसा 36 है और मसा 2 है, तो ए का मान क्या होगा। अरे ये तो मैंने आपको बताया था ना, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो ए गुना 18 बराबर 36 गुना 2। हमें ए का मान निकालना है, तो ये 18 इधर गुना में है, तो ए बराबर हो जाएगा 36 गुना 2 बटा 18, यही होगा ना। तो अब ये 18 से कटेगा 2 बार में, है ना, 18 दूना 36, तो 2 दूना 4, मतलब ए का मान कितना आ गया 4, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है। अंतिम क्वेश्चन और सबसे मजेदार क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा भारी लग सकता है। अभी देखिए, यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है, मुझे एक बात बताओ, पहली अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या जिसमें सिर्फ अपने आप से भाग लगे और 1 से भाग लगे, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ठीक है। इसके बाद अगली अभाज्य संख्या क्या है, 3 है, और इसके बाद अगली अभाज्य संख्या 5 है। मतलब पूरे दुनिया में 1-2 ही ऐसी अभाज्य संख्या जो सम होती है। ठीक है। और अगर प्रथम 2 ठो अभाज्य संख्या को जोड़ोगे तो बाकी सब जब विषम है, तो एक सम में एक विषम संख्या जोड़ोगे तो हमेशा एक विषम संख्या आएगा। और फिर इसमें 5 को भी जोड़ दो, प्रथम 3 को जोड़ोगे तो एक सम संख्या आएगा। फिर 5 के बाद 7 आएगा अभाज्य संख्या, फिर इसमें 7 को जोड़ोगे तो यह 17, यह फिर से विषम हो गया। फिर इसमें अगला 9 तो होगा नहीं, 11 को जोड़ोगे तो 11 जोड़ो तो 17 और 11 28, फिर सम संख्या हो गया। ये चीज मैं क्या दिखाना चाहता हूं कि जब 2 ठो अभाज्य संख्याओं को जोड़ोगे तो एक विषम संख्या आएगा, 3 अभाज्य संख्या को जोड़े तो सम आ गया, 4 को जोड़े तो फिर विषम आ गया, 5 को जोड़े तो सम आ गया। जब 2 4 6 8 सम संख्याओं में जब आप अभाज्य संख्या को जोड़ोगे, जैसे 2 ठो अभाज्य संख्या 2 और 3 जोड़ लिए तो एक विषम संख्या मिल गई। 4 ठो जोड़ लो, 4 जोड़ने पर 17 आया है तो विषम हो गया। मतलब जब सम नंबर्स ऑफ अभाज्य संख्याएं जब हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, हमेशा विषम संख्या प्राप्त होगा, योगफल। आज जब विषम संख्याओं को जोड़ेंगे, जैसे 3 ठो को जोड़ लीजिए, 2 और 3 5 और 5 10, 5 ठो को जोड़ लिए तो 28 आया। जब विषम मतलब बार, विषम बार अगर अभाज्य संख्याओं को जोड़ेंगे तो सम संख्या मिलेगा। यहाँ क्या कह रहा है, 13,986 ठो अभाज्य संख्या जोड़ना है। अब भैया 13,986 तो सम संख्या ही है ना। अब सम बार जब जोड़ोगे तो निश्चित रूप से एक विषम संख्या आएगी। यहाँ जो भी इनका योगफल होगा वो विषम होगा। जैसे मान लो कोई भी विषम संख्या, जैसे मान लो 1,04,287 आ गया। अब जब ये आएगा, कोई भी विषम संख्या जो होती है उसमें सम संख्या से भाग नहीं लगता है। विषम संख्या में सम संख्या से भाग नहीं लगता है। विषम संख्या में विषम संख्या से ही भाग लग सकता है या नहीं भी लग सकता है, लेकिन सम से तो नहीं लगेगा। तो यहाँ कह रहा है यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा डैश से। 6 सम संख्या नहीं होगा, इससे 4 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, इसका नॉन ऑफ दिस होगा, एंटी होगा, इनमें से कोई नहीं।
तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 15 नंबर क्वेश्चन तो बहुत ही मज़ेदार था और आपको अगर समझ में आ गया तो आप होशियार हैं, आपका 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही हो सकता है बोर्ड एग्जाम में। अगर नहीं आया तो थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। आगे भी इस तरह के वीडियोस करते रहेंगे। आपको पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं हर वीडियो में अपना व्हाट्सअप नंबर देता हूँ, तो आपको यहाँ भी दे रहा हूँ। आप यहाँ व्हाट्सअप करके मुझसे कोई भी बात पूछ सकते हैं। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू। अब मिलते हैं फिर अगले दिन।